हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 मई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 मई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हम लोग रिविजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस दोस्तों 21 मई को मनाया गया और ये 21 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर बनाए गए हैं और विश्व आर्थिक फोरम की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा है। एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक सेवा शुरू की है और पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय बन गए गोपी चंद थोटाकुरा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के 7 से 8 देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा है। इटालियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने जीत लिया है। महिला एकल को इगा स्वितेक ने जीता है। श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका के द्वारा भारतीय मूल के तमिलों को 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में डाक टिकट सौंपा गया। इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आई है कि 2022 से 2050 के बीच में दुनिया भर में पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा में लगभग 5 वर्ष का सुधार होगा, महिलाओं के लिए 4 वर्ष का सुधार होगा। वित्तीय वर्ष 2024 में व्यवसाय वृद्धि में पीएसयू बैंकों में टॉप पर रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। ऐसे ही वन लाइनर रिवीजन आपको व्हाट्सएप चैनल पर दिए जाते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके डेली का डेली वन लाइनर रिवीजन कर सकते हो सेम डे। ठीक है जी। और क्विज अगर सॉल्व करना है या फिर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 मई को। बहुत बार मैंने आपको लाइव क्लासेस में और वैसे भी आपको बताया हुआ एक तरीका याद करने का, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखना है। पहले जल दिवस मनाया जाता है, फिर पृथ्वी दिवस, फिर उसके बाद जैव विविधता दिवस, उसके बाद आता है ओलंपिक दिवस। यानी पहले जल आया, फिर उसके बाद पृथ्वी आई, यानी जल मतलब बोलूं तो 22 मार्च, पृथ्वी मतलब 22 अप्रैल, और उसके बाद जैव विविधताएं होने लगी, पृथ्वी बन गई तो जैव विविधता यानी कि 22 मई। ठीक है ना। इसके बाद फिर 23, ध्यान रखना यहाँ पर एक दिन बढ़ाना होगा, 23 जून को ओलंपिक दिवस। ठीक है, ये तरीके से 4 दिवस इंपॉर्टेंट याद कर सकते हो। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, दुनिया भर में पृथ्वी पर जितनी भी बायोडाइवर्सिटीज हैं, जब मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूं तो उसमें ये नहीं कि सिर्फ जीव जंतु, उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं। ठीक है ना। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए और इन सबके संरक्षण के लिए, जिससे संतुलन बना रहे पृथ्वी पर, यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। क्या है? बी पार्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप दिवस देख सकते हो, सभी पूरे महीने भर में अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनका रिवीजन आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरे तीसरे दिन मैं रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है ना। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में नासा ने दोस्तों प्री फायर मिशन लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? ये पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों का अध्ययन करेगा, क्योंकि जो पृथ्वी का पोल है ना, पोल मतलब जैसे कि पृथ्वी कुछ इस प्रकार से है अंडाकार, तो ये दोनों हो गए पोल, ध्रुवीय क्षेत्र हो गए, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रकार से पृथ्वी का रिसर्च किया जा सकता है, जिससे पृथ्वी के बारे में बेहतरीन नॉलेज प्राप्त होती है। तो अक्सर आप देखते हो अंटार्कटिका में जो है रिसर्च सेंटर्स वगैरह सब लोग जा करके अपने अपने देश खोलते हैं वहां पर। तो नासा जो भी है, नासा जो है, ये जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये भी क्या करेगी कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च की है, प्रीफायर। प्रीफायर मतलब पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। ये अंटार्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में जाकर के इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट करेगी, यानी पृथ्वी की सतह से निकलने वाली जो अवरक्त ऊर्जा है, इंफ्रारेड एनर्जी है, उनको मापने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर को लगाएगी और उससे कैलकुलेट किया जाएगा कि पृथ्वी की सतह से कितनी इंफ्रारेड एनर्जी निकल रही है। तो ये काम करेगा नासा। नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की सरकारी स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं कौन? बिल नेल्सन। बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष हैं।
ठीक है जी। अब नासा के पिछले दिनों में भी बहुत सारे मिशन आए जिनको हम लोगों ने पढ़ा था, रिवीजन करेंगे आज। अभी डेविड सल्वागिनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग का नया प्रमुख बनाया गया नासा में। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की घोषणा की। नासा ने जापान के साथ मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया। नासा 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य क्षेत्र पर सुपर अर्थ खोजा। और नासा ने ही X-59 सुपरनेट जेट सन ऑफ कॉनकॉर्ड का अनावरण किया। अराजकता के एक देवता यानी गॉड ऑफ चॉज नाम का क्षुद्र ग्रह का अध्ययन भी इसने करने के लिए एक मिशन शुरू किया था। ये नासा से रिलेटेड कुछ रिवीजन पॉइंट्स रहे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? इसे ड्रीम्स पढ़ा जाएगा, हालांकि लिखा ड्रीम्स है लेकिन पढ़ा ड्रीम जाएगा, जिससे आराम से प्रोनाउंसिएट इसको करके काम इसका लिया जा सके। मतलब आप देखो, जब भी कोई नाम रखा जाता है तो उसको ऐसा बनाया जाता है उसका एब्रीवेशन, जिससे थोड़ा सा एक वाजिब नाम निकलता हो। तो ऐसे ही ये ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? असम सरकार ने लॉन्च किया है। असम की गवर्नमेंट ने ड्रीम्स लॉन्च किया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। जो आपदाएं आ जाती हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए, उस टाइम पर रिपोर्टिंग कैसे की जाए, एड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। एड डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो राहत सामग्रियां कैसी पहुंचाई जाए, कैसे तुरंत इलाज पहुंचाया जाए जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं, इनके लिए ये शुरू किया गया है प्लेटफॉर्म। तो देखिए, ड्रीम्स का मतलब होता है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आपदा के टाइम पर रिपोर्टिंग और सूचना का प्रबंधन प्रणाली। तो इसके लिए ये यूनिसेफ के साथ सहयोग ले रहा है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अभी अगर आपको याद हो तो यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है करीना कपूर को, याद होगा ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं, यूनिसेफ मदद करेगा असम की इस ड्रीम्स प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, ये महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठा करेगा, क्षतिग्रस्त फसलें, पशुधन हानि और अन्य आपदा प्रणाली जो प्रयासों के लिए राहत वितरण में तेजी लाएगा। अब असम आया है, तो असम के बारे में हम लोग पिछले कुछ पॉइंट्स जो हैं उनका रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद स्टैटिक की बात करेंगे। तो देखो, अभी लचित बरफुकन जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। लचित बरफुकन ये वही व्यक्ति थे, वही सेनापति थे अहोम साम्राज्य के, जिन्होंने 17 बार से ज्यादा बार मुगल सेना को स्टॉप किया था, यानी कि पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ने से रोका था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया। हालांकि ये गुवाहाटी के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में आयोजित हुआ था। काजी नेमू को असम का राजकीय फल घोषित किया गया है आधिकारिक रूप से। पूर्वोत्तर के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ शुरू किया गया। और असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रंजन गोगोई को दिया गया। नाम है इसका असम वैभव रत्न। असम वैभव रत्न, सबसे पहले रतन टाटा जी को मिला था ये वाला अवार्ड, ठीक है ना। अब असम से स्टैटिक देखिए। असम यहाँ पर राज्य है पूर्वोत्तर में, सारे राज्य पूर्वोत्तर के इसी से टूटे हुए हैं, इसीलिए ये सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये सभी से अपना बॉर्डर अपना शेयर करता है, ठीक है ना। दिसपुर इसकी कैपिटल है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। यहाँ पर दोस्तों झीलों की बात करें तो चंडोबी, हफलोंग, डिगारी, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई झील, दीपोर, सोनबिल, देहिंग लेक, ये प्रमुख झीलें हैं। 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा, देहिंग पटकाई। इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क का नाम याद रखना, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और दुनिया का पहला सैटेलाइट फोन वाला नेशनल पार्क यही है। बिहू नृत्य असम का बहुत फेमस है, भोरताल, खम्बालिम, इसके अलावा सात्रिया, सात्रिया भी याद रखना। ये सभी स्टैटिक पॉइंट जो है ना असम से बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है सब। 35 जिले हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ से 14 सीट जाती है, राज्यसभा में 7 सीट जाती है। अगला, हाल ही में एमेलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों एमेलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जो है फार्मूला 1 की रेस है और ये फार्मूला 1 रेस जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन करंट टाइम के विश्व चैंपियन है और इन्होंने देखिए इस सीजन का ये 5वां अपना रेस जीत लिया, एमेलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स। ये रेडबुल के खिलाड़ी हैं, रेडबुल के ड्राइवर हैं, रहने वाले हैं नीदरलैंड के। नीदरलैंड के पिछले 2-3 सीजन में सबसे ज्यादा बार यही जीतते आए हैं और चैंपियन यही बनते आए हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा इनको अच्छी खासी टक्कर मिल रही है, क्योंकि देखिए अभी 2 रेस कार्लोस साइंज ने जीता और लैंडो नॉरिस ने जीता। ये 2 नए नाम, जैसे फेरारी के कार्लोस साइंज ने
ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री जीता था। लैंडो नॉरिस ने अभी मियामी ग्रैंड प्री जीता था मैक्लॉरेन के जॉकी हैं। बाकी के अभी देखो 5 रेस ये जीत चुके हैं, सऊदी अरब ग्रां प्री, लास वेगास, जापानी, चाइनीज, एमालिया रोमांगना। क्लियर, ये 5 इनका हो गया, 2 इनका हो गया, टोटल अभी इस साल में 23 होनी है रेस, ठीक है ना, 23 या 24 के आसपास होती है। अगला, मई 2024 में आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी आरतारा 24 ये ललित कला प्रदर्शनी है और इसका आयोजन दुबई में किया गया, यूएई में। ये भारतीयों के लिए खास तौर से किया गया है दोस्तों। ये आर्ट एग्जीबिशन टाइप का था और ये दुबई को एक नई पहचान दिलाएगा। दुबई में रहने वाले जो भारतीय हैं उनको एक मंच प्रदान करेगा जिससे वो अपनी कला की प्रतिभाओं को यहाँ पर दिखा सके। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि कला प्रेमियों तक जो बाकी कलाकार हैं उनकी कला को पहुंचाना। आरतारा 24 जो है ना केवल भारतीय समुदाय के लिए बल्कि जो और भी लोग रहते हैं उनके लिए भी एक मंच प्रोवाइड करेगा। सांस्कृतिक गौरव का एक पल है। तो दुबई में भी हो रहा है, यूएई में हो रहा है। तो यूएई पिछले दिनों क्यों क्यों चर्चे में रहा था उसको हम लोग रिकॉल करेंगे। देखो रिवीजन पॉइंट मैं बहुत दूंगा आपको बस रेगुलर रहना है। अगर आप रेगुलर रहते हो, डेली क्लास फॉलो करते हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो यहाँ यूएई से रिलेटेड रिवीजन पॉइंट देखते हैं। अभी 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा इन्होंने लॉन्च किया था। इसके पहले ये गोल्डन वीजा, ग्रीन वीजा, येलो वीजा लॉन्च कर चुके हैं। गल्फ यूथ गेम का आयोजन यहाँ पर किया गया। यूएई का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना। भारत का पासपोर्ट दूसरा चीपेस्ट पासपोर्ट है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यहाँ पर हुआ। इसके अलावा विश्व सरकार सम्मेलन यहाँ पर हुआ, विश्व पुलिस सम्मेलन यहाँ पर हुआ, दोनों याद रखना। दुनिया की पहली जेट रूस का आयोजन यहाँ पर किया गया। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से इनको हटाया गया, ठीक है ना। ये यूएई से रिलेटेड पॉइंट्स थे। यूएई कहाँ पर है अगर आप देखना चाहोगे, चलिए वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से दोस्तों खाड़ी देशों की तरफ आना है। खाड़ी देश बोले तो इधर देखिए कई सारी खाड़ियां हैं, पार्सियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान है। तो ये सभी जो खाड़ियां हैं ना, तो इनके आसपास के जो देश हैं इनको खाड़ी देश कहते हैं। अब जैसे आपका कुवैत हो गया, इधर इधर बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ठीक है ना, ओमान हो गया, तो ये सभी खाड़ी देश हैं। ईरान हो गया। तो यहां पर आपको यूएई दिखेगा, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये 7 अमीरात का एक यूनाइटेड देश है, मतलब 7 अमीरात मिल करके एक देश बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम यूनाइटेड अरब अमीरात पड़ा है। इसमें सबसे बड़ा अमीरात है अबू धाबी, दूसरा सबसे बड़ा अमीरात है दुबई। तो अबू धाबी को राजधानी बनाया गया है, अबू धाबी राजधानी है और दुबई जो है इसकी बड़ी सिटी है, चर्चित सिटी है। तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है, ये बात याद रखना। और यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी होती है। इधर है सऊदी अरेबिया। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेक्स्ट बुक का चैंपियन सेल स्टार्ट हो गया है और इसके तहत आपको एमजेटी कूपन कोड यूज करने पर मात्र 439 में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है पूरे साल भर के लिए। इसमें 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे 700 प्लस एग्जाम्स के लिए। आप में से बहुत सारे लोग जब सेल खत्म हो जाती है तो व्हाट्सएप करते हैं हमारे पास करके कि सर सेल कब आएगी अगली। तो सेल आ गई है, तो आप इसका फायदा उठाइए चैंपियन सेल का और टेक्स्ट बुक पास प्रो को आप लीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको आरपीएफ एसआई का मॉक टेस्ट लेना है तो आपको होम सेक्शन में जाना है, फिर वहां से रेलवे चुन करके आरपीएफ एसआई में जाना है। वहां पे आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ आरपीएफ एसआई में 668 टोटल टेस्ट हैं। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर यहाँ पर मिल जाएंगे, 320 रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये पास प्रो की बात हो रही है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट बुक पास में नहीं मिलेगा, पास प्रो में ही मिलेगा केवल। फुल टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे अलग अलग। तो टॉपिक वाइज भी दिए जाते हैं और इसके अलावा डिटेल एनालिसिस आपको दी जाती है। तो ये सब फायदा आपको मिलेगा तब जब आप इस पास प्रो को बनाएंगे अपना। तो एमजेटी कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे 12% का आपको डिस्काउंट मिल जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उसे परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया गया है अभी जॉन सलिवन को। जॉन सलिवन यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये वेदांता एल्यूमिनियम के सीईओ हैं। तो वेदांता एल्यूमिनियम के सीईओ जॉन सलिवन को इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का नियुक्त किया गया है वाइस चेयरमैन। जैसे मैं बहुत सारे संघ के बारे में आपको बताता रहता हूँ, इंडियन बैंक एसोसिएशन हुआ या बार एसोसिएशन, बहुत सारे एसोसिएशन होते हैं। तो उनमें आप देखते हो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हुआ, आप देखते हो इन सब में एक एक साल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही यहां पर भी देखो इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट जो है इसमें वेदांता एल्यूमिनियम के सीईओ को इस बार उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके,
तो SLEVEN का लक्ष्य क्या है कि इस बार शून्य कार्बन में परिवर्तन में एल्युमिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएं, क्योंकि जीरो कार्बन को लेकर के पूरी दुनिया काम कर रही है। तो कैसे जीरो कार्बन एमिशन कर करके, अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है कि जीरो एमिशन होगा पूरी तरीके से, हाँ नेट जीरो एमिशन हम लोग कह सकते हैं। नेट जीरो एमिशन और जीरो एमिशन में अंतर है। जीरो एमिशन मतलब आप ऐसा कुछ बनाओ कि आपका एमिट ही ना हो कार्बन। जैसे मान लीजिए कोई आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बना लिए कोई, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक कार हो गई, तो उससे कोई आपका कार्बन का एमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन नेट जीरो एमिशन का मतलब ये हुआ कि आपने कोई ऐसी इंडस्ट्री बनाई, कोई फैक्ट्री बनाई जिससे कार्बन का एमिशन तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोई ऐसा इक्विपमेंट भी बना दिया जो उन कार्बन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है, सोख ले रहा है। तो इससे ओवरऑल जो है एमिशन वो जीरो हो रहा है। तो ये नेट जीरो कार्बन का एमिशन कैसे किया जा सके एल्युमिनियम के, क्योंकि एल्युमिनियम ऑब्वियस से बात है, जब धातु वगैरह बनते हैं तो उसमें तो कार्बन का एमिशन होगा, लेकिन ओवरऑल नेट जीरो कैसे किया जाए ये इनके लिए चैलेंज होगा, यही इनका लक्ष्य भी होगा। ओके, फिलहाल विश्व के सबसे बड़े एल्युमिनियम उत्पादक देशों की बात करें तो चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, फिर रूस, फिर भारत करता है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, फिर कनाडा और यूएई है। अगला, यहाँ पर कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं, आप रिवाइज कर सकते हो। प्रदीप नटराजन को अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया है। डेविड सल्वागिनी को नासा ने एआई का प्रमुख अपना नियुक्त किया है। एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के नए अध्यक्ष बने हैं। इफ्को के नए अध्यक्ष हैं दिलीप सांगनी, और आर लक्ष्मीकांत राव को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। आर शंकर रमन एल&टी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। राकेश सिंह पेटीएम मनी लिमिटेड के सीईओ हैं, और हितेश सेठिया को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में एकता भयान ने कौन सा पदक जीता? तो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप दोस्तों ये आयोजित किया जा रहा है कोबे में, जापान में। इस पर अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था 2 दिन पहले। तो वहां पर कोबे जापान में जो आयोजित किया जा रहा है, वहां पर एकता भयान जो कि भारत की हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये क्लब थ्रो की खिलाड़ी हैं और इन्होंने एक गोल्ड जीत लिया है F64 इवेंट में। अगर आप ध्यान देते होगे तो आप अक्सर देखते होगे कि ये जो पैरा एथलीट होते हैं उनमें ये F64 या N22 या ऐसे ऐसे कोड दिए रहते हैं अलग अलग, T20, ऐसा आप देखते हो अक्सर। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली में एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक लिस्ट बनाई गई है प्रॉपर तरीके से, बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें बताया गया है कि हर प्रकार से जो दिव्यांग हैं उनको एक एक कोड दिया गया है, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए अगर किसी का पैर में एक पैर खराब है, किसी का दोनों पैर खराब है, किसी का एक हाथ खराब है, किसी की एक आंख खराब है, तो सबका अलग अलग कोड दिया गया है। तो ऐसे में इसीलिए उन कोड के हिसाब से उन कोड वाले के साथ ही कंपटीशन कराया जाता है, जिससे फेयर कंपटीशन हो सके। तो इसी के लिए यहाँ पर यहाँ कोड वगैरह आपको दिखता है, तो उसको लेकर के कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। फिलहाल आ जाते हैं क्वेश्चन पर। एकता भयान जो है ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में अधिकारी भी हैं। इन्होंने 20.12 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता है क्लब थ्रो स्पर्धा में। क्लब थ्रो भी कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे एक होता है आपका डिस्कस थ्रो, एक होता है आपका ये जेवलिन थ्रो जो नीरज चोपड़ा फेंकते हैं, एक ये है क्लब थ्रो, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो ये क्लब थ्रो स्पर्धा में जीते हुए हैं। इससे पहले ये एशिया पैरा खेलों में कांस्य जीत चुकी हैं। जकार्ता में एशियाई पैरा खेल में ये स्वर्ण जीत चुकी हैं। इसका 11वां संस्करण भी आयोजित किया जा रहा है कोबे जापान में 17 से 25 मई को, ठीक है। पूरा फुल हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना मेडल भारत को आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 और 22 मई को कहां पर दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों 21 और 22 मई को अभी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में, कहां पर? सियोल दक्षिण कोरिया में दूसरा एआई शिखर सम्मेलन, एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ये समिट था, साउथ कोरिया में आयोजित किया गया। पिछली बार वाला ब्रिटेन में आयोजित किया गया था, पहला संस्करण, याद रखना वो भी पूछा जाएगा, और ये दूसरा संस्करण भी पूछा जा सकता है आपसे। तो 21 और 22 मई को आयोजित हुआ सियोल में, जो कि दक्षिण कोरिया की राजधानी है। इसमें एआई की सुरक्षा को लेकर के बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बात हुई कि आगे आने वाले टाइम पर, जैसे देखो आप ओपन एआई है, ये चैट जीपीटी के नए वर्जन पर वर्जन लॉन्च करते जा रहा है, और भी भयानक स्थिति उससे आती जा रही है। मतलब एआई क्या ही कर जाएगा समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के रेगुलेट करने के लिए यहाँ सम्मेलन होता है कि कैसे इसका सही हाथों में ही यूज हो पाए, गलत हाथों में इसका यूज ना हो पाए।
तो इस पर गूगल के जो शोधकर्ता रहे हैं पूर्व, और इनको एआई का जनक भी माना जाता है, गॉडफादर ऑफ एआई कहा जाता है, जेफरी हिंटन, इनको भी बुलाया गया था। तो ये कहे कि प्रौद्योगिकी ने, टेक्नोलॉजी ने दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंजों से भी भरे अधिक तत्काल खतरा पैदा कर दिया है। क्लाइमेट चेंज से भी ज्यादा बड़ा एक तत्कालिक खतरा पैदा कर दिया है, वो है एआई। और पैदा किसने किया है? यही भाई साहब। तो ये पैदा करने के बाद कह रहे हैं कि मानव ने पैदा कर दिया है, दुनिया ने पैदा कर दिया है। ठीक है ना? तो मतलब आप तो इस्तीफा खुद दे दिए हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये सबसे पहले बनाने में इन्हीं का हाथ था, एआई को लाने में। फिलहाल जो भी है, तो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है। ओके, अगला, पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण पर पशुपालन और डेयरी विभाग ने किसके साथ समझौता किया? तो अभी हाल ही में भारत के पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण को लेकर भारत का जो कृषि और पशुपालन मंत्रालय है, उसके द्वारा उसका जो पशुपालन और डेयरी विभाग है, उसने यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम से यानी यूएनडीपी के साथ समझौता किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे 20 मई का पीआईबी का आर्टिकल है ये, कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डीएएचडी का हुआ है समझौता, एमओयू पर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता हुआ है। किसके साथ? यूएनडीपी के साथ। किसके लिए हुआ है? ये हुआ है दोस्तों डिजिटलीकरण को लेकर के, पशु वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण को लेकर। भारत में दोस्तों 142 यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अभी एक लेटेस्ट डाटा है, उसमें बताया गया 144 करोड़ की आबादी है। तो 144 करोड़ की आबादी सिर्फ मनुष्यों की है। इसमें अगर 53.57 करोड़ खेतीहर पशुओं को जोड़ दो, फिर उसके बाद 85.15 करोड़ कुक्कुट आबादी भी जोड़ दो, तब देखो भारत की जनसंख्या कितनी है। तो इतने जनसंख्या के साथ वाला देश है भारत, ये भी एक अद्भुत बात है। तो सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू किया है पशुओं को भी स्वस्थ रखने के लिए। इसमें यूएनडीपी भी मदद करेगा। यूएनडीपी जानवरों की सुरक्षा और जूनाटिक रोगों के प्रसार को रोकने के लिए ये भारत की पहली पशु वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का समर्थन करेगा, इसमें मजबूती देगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2024 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? तो देखो ऑरेंज कप जो है विराट कोहली ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि ये 741 रन बना चुके हैं, और सेकंड नंबर पर जो हैं, जो रेयान पराग हैं, वो भी बहुत पीछे हैं। तो अभी हालांकि मान लीजिए ये आरसीबी कल बाहर हो गई, ठीक है, टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, अब इसका तो मैच नहीं है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के अभी देखो 2 मैच हैं, 2 मैच कहो या कहो कि एक ही मैच है। अगर उसमें जीतेंगे तब तो फाइनल केकेआर के साथ खेलेंगे, यानी 2 मैच मिलेगा। अगर नहीं जीतते हैं, हार जाते हैं, तो वहीं से बाहर हो जाएंगे। तो हम, मुझे नहीं लगता कि 200 रन ये रेयान पराग बना पाएंगे 2 मैचों में। तो इसलिए विराट कोहली जो है फाइनली ऑरेंज कप के विजेता ही रहेंगे इस सीजन के। तो अगेन आईपीएल जब खत्म होता है तब अवार्ड ये घोषित किया जाता है। मैं पहले ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसको आप ऐसा मत लेना कि अभी तो आया नहीं, अभी तो दिया नहीं गया है। तो ये दिया जाएगा। ऑरेंज कैप आप जानते हो जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे मिलता है, और पर्पल कैप जो है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है उससे मिलता है। अब मैं ये क्यों क्वेश्चन लिया? क्योंकि विराट कोहली जो सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, इनकी टीम अब बाहर हो गई है, तब इनका कोई मैच तो है नहीं, तो इनका रन इतने पर फिक्स रहने वाला है। और इनके बाद जो सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, वो तो अब बाहर हो चुके हैं, चेन्नई टीम बाहर हो गई है। बाकी जो हैं वो सब बाहर हो गए हैं। रेयान पराग हैं राजस्थान रॉयल के दूसरे नंबर पर, वो भी अभी बहुत पीछे हैं, लगभग 180-190 रन पीछे हैं, जो कि 2 मैच में बना पाना इतना ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि पॉसिबल तो होता ही है, सब कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन कहें कि आसान भी नहीं है। ठीक है ना? तो यही रहने वाले हैं, आप समझ के चलो 99% विराट कोहली को ही मिलेगा। साथ ही साथ विराट कोहली ने एक और माइलस्टोन अचीव किया, 8000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं आईपीएल के इतिहास में। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। क्लियर है? फिलहाल आरसीबी बाहर हो गई है। अब 3 टीमें बची हैं रेस में। केकेआर तो फाइनल खेलेगी, इसके अलावा सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, इनके बीच में अब कहें कि फाइनल सेमीफाइनल होने वाला है, एलिमिनेटर। इसमें जो जीतेगा वो केकेआर के साथ 26 मई को भिड़ेगा। जो भी होगा आगे आपको अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। वन लाइनर आपको व्हाट्सएप चैनल पर भेजा जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कब पाए थे? तो 2023 में पाए थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। अब आज आपको बताना है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? इसके अलावा
विश्व आर्थिक फोरम और पर्यटन विकास सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत तो 39वें पर है, तो टॉप पर कौन है ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर ही आपको डेली जो शाम की लाइव क्लास होती है उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर जाओ, एमजेटी एजुकेशन सर्च करो और ज्वाइन द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।